दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे आप सब दोस्तों। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और उसी क्रम में आज मैं आपको क्लास 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा जिसका नाम चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण चीजें कि मध्यकालीन इतिहास क्लास 7th में है पूरा का पूरा, और मध्यकालीन इतिहास से परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 10 प्रश्न इतिहास विषय से आएंगे, जहां पे मध्यकालीन इतिहास से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए मध्यकालीन भारत का इतिहास महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। और दूसरी बात एक और है, मध्यकालीन भारत के इतिहास से जैसे मान लीजिए 5 प्रश्न आएंगे तो उसमें दिल्ली सल्तनत, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आपकी। यहाँ से 2 प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न, और हो सकता है 3 प्रश्न यहाँ से पूछ ले जाए। दोस्तों इतिहास विषय आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक अच्छे स्टूडेंट की यही खासियत होती है कि वो विषय को किस तरीके से पढ़ता है, उसकी समझ विषय में कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो आपकी समझ इतिहास विषय में लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी समझ लगातार और मजबूत होती है। ठीक, तो मैंने आपको बताया जब मैंने मध्यकालीन भारत शुरू किया था तब बताया था कि आप स्टेप बाय स्टेप प्राचीन भारत के इतिहास से कैसे आप मध्यकालीन भारत के इतिहास में इंटर कर रहे हैं। और फिर जब नए राजवंशों का उदय होता है, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश भी मैंने उसी क्लास में बताया था, पाल वंश बताया था, गुर्जर प्रतिहार वंश बताया था, ये सारे वंश आपको बताए। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे दिल्ली के बारे में। दिल्ली में शासन दिल्ली सल्तनत से पहले भी चल रहा था। राजपूत वंशों के बारे में मैंने आपको बताया था, राजपूतों के बारे में। उसमें चौहान वंश आपको बताया था जिसका प्रमुख शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आप याद करिए, अगर आपने याद नहीं किया है तो मैं आपको आज फिर से बताऊंगा और उसके बाद दिल्ली सल्तनत में मैं आपको ले चलूंगा। तीनों वंश त्रिपक्षीय संघर्ष कारण कमजोर हो जाते हैं, आपको बता दिया था। मोहम्मद गजनवी भारत में आक्रमण करता है। जब तीनों वंश कमजोर हो जाएंगे, कौन कौन से, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश, तब गजनवी भारत में आक्रमण कर देता है और सोमनाथ मंदिर लूट के ले जाता है। कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। कहाँ पे है? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर लूट लेता है। यहाँ की जितनी धन दौलत थी, सोना जड़ा हुआ था, सोने के सिक्के रखे थे, ये मोहम्मद गजनवी लेके चला जाता है। ठीक, इसने सोमनाथ मंदिर पर लगातार 27 बार आक्रमण किया। उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। दोस्तों गजनवी को भारत से बहुत प्यार था, एक तरीके से मान सकते हैं भारत के बारे में बहुत सारी चीजें जानना चाहता था। तो ये अपने साथ एक इतिहासकार अल बरेनी लेके आया। क्या नाम है इतिहासकार का? अल बरेनी, जिसने किताब लिखी है किताब उल हिंद। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आपकी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अल बरूनी, इसका नाम है अल बरूनी। ठीक है, तो ये जो अल बरूनी है इसने किताब उल हिंद लिखी, गजनवी लेके आया था इसको। दोस्तों सोमनाथ मंदिर में आक्रमण करता है, कई बार लूट के ले जाता है। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। कौन आएगा? गौरी। और मैंने आपको बताया दिल्ली और अजमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चौहान वंश यानी कि चहमान वंश के वो शासक थे। उसके साथ ये तराइन की युद्ध करता है। कौन? गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों मैं आपकी भूमिका बना रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत में आप कैसे पहुंचेंगे। उसके पहले की पृष्ठभूमि यही है, गजनवी आएगा, गौरी आएगा, ये दिल्ली के शासकों को हराएगा और अपनी गद्दी काबिज करेगा। ठीक, और उसके बाद होता है चंदावर का युद्ध। ये मोहम्मद गौरी करता है 3 युद्ध। कौन कौन से? ये तीनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये तृतीय हो गया। गौरी तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय से ही करता है, और चंदावर का युद्ध करता है जयचंद से। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये सारे फैक्ट आपके यूपीएससी एग्जाम हो या लेखपाल की परीक्षा हो वहां पे पूछे जाते हैं। ठीक, ये सारे फैक्ट इसीलिए मैं आपको इन्हें बता रहा हूं। तो मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध करता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय से और ये जीत जाता है।
ठीक। इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी करता है। इसका सेना नायक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सेना नायक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गौरी का गुलाम था। गौरी इसको खरीद के लेके आया था, गुलामों को खरीदा जाता था, ठीक है। तो गौरी इसको खरीद के लाया था, लेकिन ये इतना काबिल था कि इसको गौरी ने अपना सेना नायक बना दिया और इसी की सहायता से तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी जीत लेता है। इस बार कौन जीत लेता है? गौरी जीत लेता है। पहला युद्ध तराइन का पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीतेगा, पर तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी जीत लेगा। और इसके बाद चंदावर का युद्ध करता है मोहम्मद गौरी। चंदावर का युद्ध करता है जिसमें राजा जयचंद के साथ युद्ध करेगा। ये कहाँ के राजा हैं? कन्नौज के, ठीक, कन्नौज के राजा हैं जयचंद, और मोहम्मद गौरी जयचंद को भी हरा देता है, ठीक। ये क्रमशः ये आप मान सकते हैं, आपको बता दें 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, ये 1192 में होता है और ये 1194 में होता है, ठीक। ये तीनों युद्ध मोहम्मद गौरी करता है। और जब ये मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा देता है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, क्योंकि ये दिल्ली के शासक थे, इसलिए दिल्ली और अजमेर के शासक थे, इनका अजमेर और दिल्ली दोनों में शासन चलता था, हार जाते हैं। तो गौरी वहीं पे बैठ जाता है गद्दी पे, दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाएगा। दिल्ली और राजस्थान का जो एरिया होगा वो गौरी के हाथ में आ गया, ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध से ही, ठीक। और 1194 में ये कन्नौज का एरिया भी चंदावर के युद्ध में गौरी जीत लेता है। तो ये लगातार भारत में शासन करता है और जगह जगह अपने सेना नायक नियुक्त कर देता है शासन करने के लिए। इसके बाद इसकी अचानक हो जाती है मौत। जब अचानक मौत हो जाएगी तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्वतंत्र शासक खुद को घोषित करेगा। कब? 1206 में। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है और गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। गुलाम वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर परीक्षा में प्रश्न है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसे कहते हैं मामलुक वंश। गुलाम वंश को क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मान लीजिए आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये प्रश्न आ भी सकता है। मामलुक वंश, गुलाम वंश को ही कहेंगे मामलुक वंश, ठीक है। ये कौन सा वंश है? गुलाम वंश ही है। और इसी को कहेंगे दास वंश। क्या कहेंगे? दास वंश। तो ये मामलुक वंश हो या गुलाम वंश हो या दास वंश हो, तीनों एक ही बात है। मामलुक वंश इसलिए रखा गया क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जहां का है, ये मोहम्मद गौरी जहां का है अफगानिस्तान का, वहां पे एक जनजात है मामलुक। ये लोग उसी जनजात से बिलोंग करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाए या मोहम्मद गौरी हो जाए, इसके बाद इल्तुतमिश है, बलबन है, ये सारे लोग मामलुक जनजात से बिलोंग करते थे, इसीलिए इसको मामलुक वंश कहा गया। कुछ इतिहासकारों ने कहा और कुछ इतिहासकारों ने गुलाम वंश कहा, क्योंकि गुलाम वंश में जो शासक होंगे, तीन महत्वपूर्ण शासक, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसके बाद इल्तुतमिश आता है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होगा, और बलबन आता है, बलबन भी इल्तुतमिश का गुलाम होगा। तो ये लोग तीन महत्वपूर्ण शासक गुलाम थे, इसीलिए इनको गुलाम या दास वंश कहा गया, ठीक है। आशा है आप चीजें समझ पा रहे हैं। अब मैं आपको दिल्ली सल्तनत बताने जा रहा हूं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आता है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत। आप यहाँ पे एक बात देखिए कि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई, तो दिल्ली सल्तनत भी 1206 से लेके 1526 तक चलता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में प्रमुख रूप से 5 वंश हैं। कौन कौन से? पहला हो गया गुलाम वंश हो गया, ये हो गया गुलाम वंश, ठीक है। इसके बाद है खिलजी वंश, फिर इसके बाद आपको मिलेगा तुगलक वंश, इसके बाद आपको मिलेगा सैयद वंश, इसके बाद आपको मिलेगा लोधी वंश। तो ये 5 तरीके के आपके वंश हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे आते हैं। देखिए आप लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रश्न आ जाएगा निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का वंश नहीं है,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन से वंश आएंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। दोस्तों इनका कालक्रम भी आप जान रहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको जैसे मान लीजिए आज मैं आपको गुलाम वंश पढ़ाने वाला हूँ, तो गुलाम वंश के बारे में कालक्रम बताऊंगा। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो भी बताऊंगा उसका कालक्रम भी आपको बताऊंगा। कभी कभी कालक्रम भी पूछ लिया जाता है। ये सीरियल आप मत भूलिएगा, सीरियल लगातार कई परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे पूछा भी जाएगा। यूपीएसआई में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि दिल्ली सल्तनत को क्रम से सजाओ, ऐसे प्रश्न आता है, दिल्ली सल्तनत को क्रम से सजाओ। एकदम बहुत हल्का प्रश्न नहीं देगा यूपीएसआई में कि एकदम आसान दे दे कि कुतुब मीनार किसने बनवाई, आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इतना आसान प्रश्न आप ऐसे आशा मत करिए। आप चीजों को, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परीक्षाओं के लिहाज से आपको पढ़ना कैसे है। आप चीजों को क्रमबद्ध तरीके से जानिए। आप इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो इतिहास को आप क्रमबद्ध तरीके से कैसे पढ़ेंगे। जैसे आप गुलाम वंश पढ़ लिए तो आपको अब आगे क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ चुके तो दिल्ली सल्तनत के बाद क्या होगा, मुगल आएंगे। मुगल कैसे आएंगे, जब लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध होगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी, उससे बाबर युद्ध करेगा और जीत लेगा और मुगल वंश की नींव डाल देगा। मुगल साम्राज्य की नींव डालता है बाबर, ठीक है। तो 1526 से, इसीलिए पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526, तो 1206 से 1526 तक इसीलिए चलता है दिल्ली सल्तनत, ठीक। फिर तो बाबर जीत जाता है और बाबर मुगल साम्राज्य की नींव डाल देता है। फिर बाबर के बच्चे यानी कि बाबर के जो पुत्र होंगे वो लगातार मुगल साम्राज्य को चलाते रहते हैं। बाबर के बाद हुमायूं आता है, उसके बाद अकबर आता है, फिर जहांगीर आता है, फिर शाहजहां आता है, फिर औरंगजेब आता है। लगातार चलता रहता है ये क्रम। उसी के बीच जब हुमायूं शासन करता है तो शेरशाह सूरी भी हुमायूं को हरा देता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको मुगल काल में बताऊंगा, लेकिन आप एक होशियार यानी कि अच्छी रणनीति के तहत अगर आप इतिहास पढ़ेंगे आप 100% रूप से बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। अगर आपको चीजें पहले से पता है स्टेप बाय स्टेप कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। फिर आप दक्षिण भारत में जाएंगे, वहां पे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। आप सूफी परंपरा और भक्ति परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको मध्यकालीन भारत में पढ़नी है। तो मैं आज आपको गुलाम वंश के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुलाम वंश प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। गुलाम वंश ये 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश चलता है। तो आपको मैं आज की क्लास में यही सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का पहला शासक। इसका शासन होता है बहुत कम टाइम के लिए, 1206 से लेके 1210 तक, ठीक है। तो ये मात्र 4 साल के लिए आप मान सकते हैं कि गुलाम वंश में शासन करता है। इसके बाद इसकी मौत हो जाती है। तो ये बहुत ही दानी प्रवृत्ति का था, उदार प्रवृत्ति का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये गुलाम था, किसका था। ये परीक्षा में प्रश्न आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, आप कहेंगे मोहम्मद गौरी का। दूसरा प्रश्न आता है क्योंकि ये दानी और बहुत उदार था इसीलिए इसको कहते हैं लाख बख्श। क्या कहते हैं, लाख बख्श। लाख बख्श क्यों कहते हैं, ये लाख बार एक तरीके से आप मान सकते हैं दान दे चुका था, लोगों को बख्श देता था, उसे बहुत गंभीर सजा नहीं देता था। इस टाइप के एक, जैसे आप मान सकते हैं प्रजा के लिए बहुत अच्छा शासन कोई कर रहा हो और किसी की गलती को क्षमा कर देना, इसीलिए इसे क्या कहा गया, लाख बख्श। तो ये परीक्षा कोई भी हो, प्रश्न यहां से आना नहीं बोलता है। प्रश्न आता है लाख बख्श किसको कहा गया, 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आप सही करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको और महत्वपूर्ण चीजें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताना चाहता हूं। कुतुबुद्दीन ने बिना खलीफा के परमिशन लिए हुए एक तरीके से राजा बना रहा। मुस्लिम जो शासक थे उनमें एक परंपरा थी कि वो पहले अपने खलीफा से परमिशन लेते थे तब सुल्तान बनते थे, लेकिन यहाँ पे अलग था। कुतुबुद्दीन ऐबक आप मान सकते हैं 4 साल का कार्यकाल इसका था, फिर मौत हो जाती है।
इस वजह से इसको समय नहीं मिला। आप ये भी मान सकते हैं कि इसको समय न मिला हो सकता है। दोस्तों माफ करिए, कुछ डिस्टरबेंस हो गया था। तो मैं आपको बता रहा था कि हो सकता है इसको समय न मिला हो खलीफा से परमिशन लेने के लिए, तो ये बिना सुल्तान बने ही शासन करता है, ठीक। लेकिन इसके एक शासक और होंगे इसके बाद, इल्तुतमिश, जो कि खलीफा से परमिशन लेते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। और वहां से प्रश्न आता है, यहां से नहीं आएगा। इसने राजधानी अपनी बनाई लाहौर। कौन सी, क्या, कहां बनाई? लाहौर। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई लाहौर। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी, पहली राजधानी कौन थी? आप कहेंगे लाहौर। ये भी प्रश्न आ सकता है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कहाँ थी? आप कहेंगे लाहौर। दोस्तों क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत चल रहा है, इसलिए आपको लग सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी भी दिल्ली होगी, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। आपको मैंने इसीलिए बता दिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर होगी, और एग्जामिनर यहीं से प्रश्न देता है, आपको फंसाने के लिए प्रश्न यहीं से देगा। तो आप समझ गए हैं, ये हो गई राजधानी इसकी, राजधानी, ठीक है, राजधानी लाहौर। इसको लाख बख्श कहते हैं। इसने बहुत महत्वपूर्ण मस्जिदें बनवाई, 2 मस्जिद। पहली कुव्वत उल इस्लाम, पहली मस्जिद ये है। दूसरी है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। दोस्तों ये दोनों मस्जिदें कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कुव्वत उल इस्लाम कहां पे है? दिल्ली में है। और ये है 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर। दोस्तों आप इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कह सकते हैं, ठीक। 2.5 2.5 दोनों एक ही चीज है, आप ऐसे मान सकते हैं। इसे कहते हैं 2.5, 2.5 या 2.5 दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। परीक्षाओं में यहाँ से देखो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। कुव्वत उल इस्लाम कहाँ है? आप कहेंगे दिल्ली। 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? आप कहेंगे अजमेर। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दूसरा कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया? आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी एक स्टोरी है। यहाँ पे एक विद्यालय था, विद्यालय को इसने मस्जिद में बदल दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। कुव्वत उल इस्लाम के बारे में आप जान जाते हैं, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा एक कंफ्यूजन बना रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पहले विद्यालय था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, मस्जिद बनवा दी, ठीक। तो प्रश्न ऐसे आया है परीक्षा में कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? आप कहेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। ऐसी कुव्वत उल इस्लाम क्या है? भारत की पहली मस्जिद। भारत की पहली मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नाम क्या है? कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, दिल्ली में बनवाई। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसने एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन थे? आपको लिख देते हैं जिससे समझ में आ जाए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कौन थे? सूफी संत थे, पहली बात ये जान लीजिए। इन्हीं के सम्मान में इसने कुतुब मीनार की स्थापना की। किसकी? कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार की स्थापना करता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न ऐसे आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐसे प्रश्न आता है कुतुब मीनार की स्थापना किसने की? आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाता है कि कुतुब मीनार की स्थापना किसके सम्मान में की गई? आप कहेंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल के दौरान पूछे जाते हैं। और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार की इसने नींव तो डाल दी, लेकिन एक मंजिल बनाया इसने, उसके बाद इसकी 4 साल में ही मौत हो जाती है, ठीक। लेकिन इसके बाद जो आएगा अगला शासक होगा इल्तुतमिश। ये इसका दामाद है। पहले ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, लेकिन बाद में ये इसका दामाद बन गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद होगा इल्तुतमिश, वो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराएगा, ठीक है। जो इसका सपना था कि कुतुब मीनार बनेगी,
तो इल्तुतमिश ने क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करा दिया, क्योंकि ये अधूरी थी ना, निर्माण पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इसके बाद कुछ दिन बाद लगातार समय बीतता गया, कुतुब मीनार टूट गई। टूटने के बाद एक शासक है जो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, शासक का नाम है फिरोज शाह तुगलक। ये जो फिरोज शाह तुगलक है ना, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया। कुतुब मीनार टूट गई थी और एक मंजिल एक्स्ट्रा बनवाई इसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार से 3 तरीके के प्रश्न आते हैं जो आप एकदम 100% नोट कर लीजिए। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश क्या करता है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराता है, ठीक है, कुतुब मीनार पूरी बनवा देता है जितना इसने सोचा था। उसके बाद कुछ दिन बाद कुतुब मीनार टूट जाएगी, इसका पुनर्निर्माण कराएगा फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक से कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और ये परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दिल्ली सल्तनत। तो आप यहाँ पे बहुत ध्यान से बढ़िया आप महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लीजिए। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो 11 शासक हैं, कितने, 11। दिल्ली सल्तनत में आपको 11 शासक मिलेंगे, लेकिन परीक्षाओं के लिहाज से ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। मुश्किल से 4 प्रकार के 4 शासक हैं जो महत्वपूर्ण है। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, गुलाम वंश में, गुलाम वंश की मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए, अगर मैंने दिल्ली सल्तनत कहा हो, गुलाम वंश में 11 शासक है, लेकिन महत्वपूर्ण है 4। कौन कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और अंतिम आएगा गयासुद्दीन बलबन। और बाकी परीक्षाओं के लिहाज से कोई कुछ महत्वपूर्ण नहीं, उनके बारे में तथ्य भी नहीं पता एग्जामिनर को, तो पूछेगा कहां से, ठीक है। तो इसके बाद ये सब लगातार कार्य जारी रहता है। इसके बाद कुतुबुद्दीन एक दिन अचानक, लाहौर इसकी राजधानी थी, लाहौर में ही ये चौगान खेल रहा था। क्या खेल रहा था, चौगान एक खेल है जिसे आप क्या मान सकते हैं, पोलो। पोलो कैसे खेला जाता है, घुड़सवारी की जाती है, घुड़सवारी करके पोलो खेला जाता है। तो ये घुड़सवारी कर रहा था, घुड़सवारी करते करते ये अचानक घोड़े से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। आशा है आप समझ पा रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान या पोलो खेलते समय घुड़सवारी कर रहा था और उसी में ये गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि घुड़सवारी करते हुए किस शासक की मृत्यु हो गई थी, आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न आएगा चौगान खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हो गई थी, आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न आएगा पोलो खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हो गई थी, आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने आपको ये महत्वपूर्ण बात बता दी कि गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। किसी किसी परीक्षा में गुलाम की जगह मामलुक भी दे देता है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक लगभग कंप्लीट होता है। अगर कोई पॉइंट छूट भी जाएगा तो मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम आपको बताएंगे इल्तुतमिश के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, अचानक गिर की मौत होती है, तो इसका जो पुत्र था, पुत्र का नाम है आराम शाह। बहुत आराम करते थे, इनके पुत्र का क्या नाम, आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम है आराम शाह। जब बाप की अचानक मृत्यु हो जाएगी, इसके पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो ये तुरंत गद्दी संभाल लेता है इमरजेंसी में, ठीक है। तो आराम शाह बहुत दिन तक आराम नहीं कर पाया, बस ये कुछ महीने, लगभग 6 से 8 महीने तक ये शासन किया। इसके बाद इसके जो जीजा होंगे या कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद होंगे, वो इस पे आक्रमण करके आराम शाह की मृत्यु कर देता है और उसी का नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का पहले गुलाम था, फिर ये इसका दामाद बना, आराम शाह का ये जीजा है, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश अपने साले की हत्या कर देता है, आराम शाह की हत्या कर देगा और खुद गद्दी पर आ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में। दोस्तों अगला शासक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये इसका शासनकाल है 1210 से 1236। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन करता है। उसके बाद आ जाता है इल्तुतमिश। 1210 में ही आराम शाह कुछ दिनों के लिए शासक बनता है, लेकिन इल्तुतमिश उसकी हत्या कर देगा और खुद अपना शासक बनेगा। मैं आपको बता दूं, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा गया है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है, वास्तविक संस्थापक।
दोस्तों आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक पॉइंट और फैक्ट लिख देता हूं आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। संस्थापक किसे कहेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए वास्तविक संस्थापक किसे कहेंगे, तो आप इल्तुतमिश कहेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। इसके बाद ये अपनी राजधानी दिल्ली ले आता है। ठीक, दिल्ली में अभी अपनी राजधानी बना लेगा। ठीक, खलीफा से परमिशन लेके ये सुल्तान बनेगा। इसने खुद को सुल्तान कहा। कैसे कहा? खलीफा से परमिशन ली पहले, फिर खुद को सुल्तान कहा। बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे यहाँ से। 3 प्रश्न बहुत अच्छे बन चुके हैं। कौन सा? आपको कंफ्यूज करने के लिए कि दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। आप गलती से कुतुबुद्दीन ऐबक कर सकते हैं, आपको करना नहीं, आपको वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश करना है। दूसरी बात कि ऐसा पहला शासक कौन है जिसने दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को राजधानी चुना। आप कहेंगे इल्तुतमिश। ठीक, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर राजधानी बनाता है और इल्तुतमिश पहला ऐसा सुल्तान है, ऐसा शासक है जो कि दिल्ली अपनी राजधानी बनाता है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात, और ये बात परीक्षाओं में कई बार पूछी गई। दूसरा प्रश्न ये कि ऐसा कौन सा शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसने सबसे पहले खुद को सुल्तान घोषित किया? तो कौन होगा? इल्तुतमिश, क्योंकि ये सबसे पहले खुद को सुल्तान घोषित कर रहा है। दोस्तों इल्तुतमिश का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं के लिहाज से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इल्तुतमिश के बारे में। कार्यकाल मैंने आपको बता ही दिया, और भी महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे तुर्कान ए चहलगामी। चहलगानी कहीं मिलता है, कहीं चहलगामी मिलता है। तो ठीक है, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं क्या होता है। और इसने इक्ता प्रणाली चालू की। तो ये जो दो महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं जो कि परीक्षाओं में खूब पूछी जाती है इल्तुतमिश से, कि तुर्कान चहलगानी किसके दरबार में था? आप कहेंगे इल्तुतमिश के। प्रश्न है कि इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? आप कहेंगे इल्तुतमिश। तुर्कान चहलगानी में क्या होता था? तुर्क के 40 सरदार होते थे। तुर्क के 40 सरदार होते थे। ठीक है, ये 40 सरदार इसके इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। इसने सुल्तान पद को वंशानुगत कर दिया था। सैनिकों का जो सैनिक बनेगा वो भी वंशानुगत तरीके से बनेगा। तो इसने वंशानुगत को बहुत बढ़ाया दिया। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था तुर्कान चहलगानी, तुर्क के 40 सरदार इसकी सभा में होते थे, इसके दरबार में होते थे। और इन सरदारों में बहुत धन संपन्न लोग थे, कोई बहुत विद्वान था। इसी प्रकार के लोग तुर्कान चहलगानी में थे। ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखिएगा। और 40 सरदार थे। इसमें कितने थे? 40 सरदार थे। ये भी पूछा जाता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद इक्ता प्रणाली के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इक्ता प्रणाली क्या होती है कि सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाएगा, उसके बदले में उन्हें भूमि दी जाएगी, जिससे भी वो अपना खर्चा चलाएंगे। ठीक, तो सैनिकों को नगद वेतन ना देके उनको आप कुछ जमीन देंगे। ये राजा क्या करेगा? सुल्तान क्या करेगा? कुछ जमीन देगा। इसे ही आप मान सकते हैं अकबर के जमाने में, अकबर के शासनकाल में इसे कहा गया मनसबदारी। मनसबदारी में भी यही होता था। और अंग्रेजों के जमाने में कहा गया जमींदारी। तो जमींदारी, मनसबदारी और इक्ता प्रणाली ये सब एक ही। इक्ता मतलब सैनिकों को आप नगद वेतन नहीं देंगे, उनको कुछ जमीन देंगे। ठीक है, तो ये तुर्कान चहलगामी आपको बता दिया गया है कि 40 सरदार होते थे, इसीलिए इसको कहते थे 40सा प्रथा। ठीक है, इसे कहते थे 40सा। ठीक है, तुर्कान चहलगामी को 40सा प्रथा कहते थे, जिसको आगे बाबर ने खत्म कर दिया था। इसने वंशानुक्रम को बढ़ावा दिया वंशानुगत को। ठीक है, तो इससे कुछ नुकसान भी हुए, कुछ फायदा भी हुए। जैसे इसका जो पुत्र था इल्तुतमिश का, इसके पुत्र थे, पुत्रियां थी, लेकिन इसने अपने सबसे काबिल
पुत्र और पुत्रियों में इसने देखा कि सबसे काबिल कौन है, और जो सबसे काबिल कौन थी, इसकी पुत्री थी। पुत्री का नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। इसने रजिया सुल्तान को अगला सुल्तान बना दिया। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को, यानी कि इसने अब बताया, मैं आपको बता रहा हूं कि वंशानुगत को बढ़ावा बहुत दिया। तो इल्तुतमिश की जो पुत्री थी, इसने उसको सुल्तान बना दिया, नाम था रजिया। ठीक, इसने मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, आपको बताते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, इसी ने इनका निर्माण कराया। ठीक है, इल्तुतमिश ने मोइनुद्दीन चिश्ती का निर्माण कराया अजमेर में, और इसने अपनी जो पुत्री है उसको सुल्तान बना दिया। और इसकी पुत्री का कार्यकाल होता है 1236 से 40 तक, 36 से 40 तक कार्यकाल होगा। और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इसने पर्दा प्रथा का विरोध किया। ये लड़की थी और शासन कर रही थी, तो ये जो लोग थे ना, तुर्कान ए चहलगामी, इनको ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। ये आप मान सकते हैं पुरुषों के जैसे रहती थी, हाथी पे चढ़ती थी और पूरे अपने राज्यों में घूमती थी। ठीक है, इनको नचा के फिरती थी, तुम ये करोगे, तुम ऐसे रहोगे। ठीक है, तो इनको रजिया के हुक्म बर्दाश्त नहीं हो पाते थे, क्योंकि इनको लगता था कि रजिया महिला होके हमसे ऐसे बात कर रही है। अगर कोई राजा होता फिर भी सही था। तो ये लोग बहुत बड़ी साजिश किए और रजिया को मरवा दिए। तो आपको बस इतना ही फैक्ट याद रखना है कि रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक रहा। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री है? इल्तुतमिश की। आपको ये पता होना चाहिए। फिर इल्तुतमिश का एक गुलाम था बलबन। कौन? बलबन। इसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इसका नाम होगा। ठीक है, तो इल्तुतमिश का एक गुलाम है गयासुद्दीन बलबन। यहाँ पे रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है, तो फिर गयासुद्दीन बलबन अगला शासक बनता है। दोस्तों, मैं आपको और भी महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूं कि रजिया सुल्तान की जब हत्या हुई तो कई सारे शासक बने, लेकिन ये जो बलबन है ना, वो तुर्कान ए चहलगानी यानी कि जो 40 तरीके के सरदार थे, उन्हीं में से एक बलबन ही था, जिसने अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया और गुलाम वंश में खुद को इस्टेब्लिश किया सुल्तान के रूप में। तो बलबन के बारे में देखेंगे, बोर्ड थोड़ा आपको क्लियर कर दें आपका। दोस्तों, बलबन के बारे में देख लेते हैं। बलबन का सबसे पहले आप देखेंगे कार्यकाल 1266 से 87 तक इसका कार्यकाल था। इसमें तमाम तरीके के, आप ये सोच रहे हैं कि ये गैप 40 के बाद 66 कैसे हो गया। मैंने आपको बताया 11 तरीके के शासक थे जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए, लेकिन बलबन फिर आता है और सबको हरा देता है युद्ध में। उसके बाद बलबन अपना शासन स्थापित करता है। बलबन ने चालीसा प्रथा खत्म कर दी। ये जो तुर्कान इल्तुतमिश ने बनाया था, तुर्कान एक चहलगानी, ये किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। इसे ही कहेंगे चालीसा प्रथा। इसमें 40 सरदार होते थे, तो बलबन ने इसको खत्म कर दिया। जो वंशानुगत चीजें थी उसे भी खत्म कर दिया। ठीक है, इसने सैनिकों को पेंशन देना चालू किया। सैनिकों को पेंशन देना शुरू किया। बलबन बहुत ही प्रतापी शासक था। पूरे गुलाम वंश में सबसे ज्यादा प्रतापी शासक है, तो वो कौन है? बलबन। ये बहुत ही खुद का शासन बड़ा कठोर रखता था, क्योंकि ये तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। तो ये 40 लोग बलबन की इज्जत नहीं करते थे। बलबन शकल में भी बहुत खराब दिखता था, तो बलबन को प्रजा भी नहीं इज्जत करती थी। इसलिए बलबन ने क्या किया कि इतना कठोर नियम लगा दिया कि आप आएंगे, हमारे सामने झुकेंगे, फिर मेरा पैर चूमेंगे। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, और 2 प्रथाएं चालू की। पहला सिजदा और दूसरा है पैबोस। आप बलबन के दरबार में जाएंगे तो आपको सिजदा और पैबोस करना होगा, यानी कि सुल्तान के सामने। सिजदा मतलब
सुल्तान के सामने आप जाएंगे, झुक के प्रणाम करेंगे। पहली बात, पैबोस मतलब पैरों को चूमना पड़ेगा। आप लेट जाइए सुल्तान के सामने और पैरों को चूमिए। फिर चाहे वो कितना बड़ा सेठ हो, तुर्क के चहलगानी का कोई सदस्य रहा हो, बाद में इसने इसको खत्म कर दिया था, लेकिन कोई बहुत बड़ा सेठ हो या बलबन से चिढ़ने वाला हो, बलबन का शत्रु हो, वो सारे लोग बलबन के सामने जाएंगे, सीधा पैबोस करना ही पड़ेगा। ये इसके दरबार का नियम हो गया था। ठीक है, इसने एक सैनिक, मान सकते हैं सैनिक विभाग बनाया, जिसे कहेंगे दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज कहेंगे। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में कि दीवान ए अर्ज किसने शुरू की? बलबन ने। सिजदा व पैबोस प्रथा किसने शुरू की? बलबन ने। ठीक, सैनिकों को पेंशन देना किसने शुरू किया? बलबन ने। और भी कई सारी चीजें हुई, जैसे नवरोज। नवरोज एक त्योहार है, कहाँ मनाया जाता है? ईरान में। तो इसके दरबार में नवरोज त्योहार मनाया जाता था। इसने परमिशन दी थी बलबन ने कि ठीक है, आप नवरोज त्योहार मना सकते हो। इसकी सबसे महत्वपूर्ण नीति, दोस्तों परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि लौह और रक्त, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति कौन अपनाएगा? आप कहेंगे बलबन। तो बलबन इसी प्रकार का शासक था, ये अपने विद्रोहियों, शत्रुओं, इन सबसे लौह और रक्त की नीति अपनाता था। कोई विद्रोह करते बलबन के सामने, कोई बलबन का शत्रु हो, पकड़ के लाता था, फिर तलवार, लोहे की तलवार होती थी, उसी से उसको काट पीट देता था, और लौह और रक्त की नीति इसी प्रकार से ये अपनाता था। ठीक है, तो आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास देखी, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में आपने बहुत महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी हैं। दोस्तों ये सारे आप नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पे आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट दिया करूंगा, प्रश्न उत्तर भी दूंगा। ठीक है, तो ये बलबन का कार्यकाल रहा। इसके बाद 1290 में दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। कुछ शासक आए बलबन के बाद भी जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं रहते हैं। कैकुआबाद के बाद ये खत्म हो जाता है दिल्ली से, माफ करिए गुलाम वंश। कैकुआबाद के बाद गुलाम वंश खत्म होता है। इसके बाद खिलजी वंश स्टैब्लिश होता है और आते हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो अब आपको आगे चल के मैं खिलजी वंश बताऊंगा और तुगलक वंश बताऊंगा अगली क्लास में। आज की क्लास महत्वपूर्ण थी। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आप जरूर बताइए। बोर्ड में लिखने का काम मैंने थोड़ा कम कर दिया है, मेहनत थोड़ा कम लगती है, एट द पॉइंट बताने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो ये चेंजमेंट आपके सुझाव पर आधारित था, वो मैं कर रहा हूँ। तो आशा है आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है। एनसीईआरटी में आपका बहुत ज्यादा फैक्ट इस क्लास में नहीं दे रखा है, पर मैंने सोचा कि आप एसआई और लेखपाल जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डेडिकेटेड क्लास होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी में ही मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर दी हैं। आप एनसीईआरटी पढ़िए, नए तरीके से पढ़िए, कोई महत्वपूर्ण फैक्ट आपका एनसीईआरटी का छूट नहीं पाएगा। वो सारी चीजें मैं आपको क्लास में कवर करा दूंगा, यानी कि आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो तो मैं बताऊंगा ही, साथ में एनसीईआरटी का कोई महत्वपूर्ण फैक्ट मिल गया तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्लास अब आज पहला पार्ट हो गया, इसके बाद 1-2 पार्ट और आपका दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं कल, धन्यवाद।